नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 8-9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक होटल में आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मीट को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी इन्फ्लुएंसर्स का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप सबकी बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड तेजी से एक उभरता हुआ डेस्टिनेशन देश और दुनिया के लोगों के लिए बन रहा है। हमारे यहाँ 4 धामों से लेकर अनेक देवस्थान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिहाज से उत्तराखंड देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक है और निवेश के लिए सर्वाधिक मुफीद है। उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर हम देश व विदेश में कई स्थानों पर गए हैं जहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसे मिला है। अब तक 2 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस इन्वेस्टर समिट से हमारे राज्य को, उत्तराखंड को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा, ऐसी हमको पूरी उम्मीद है। और ये हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए एक अवसर है। और इस अवसर के लिए हम सभी लोग, पूरे उत्तराखंड की मशीनरी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें पूरा आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है। उनके निर्देशन में हम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ इन्वेस्टरों को बुला रहे हैं। उनके अनुरूप हमने नीतियां बनाई हैं, उनके अनुरूप हमने बहुत सारे जो नीतियां हैं उसमें संशोधन किया है। और लगातार कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है। रोड शो भी पूरे देश के अंदर और दूसरे देशों में भी जाकर हमने किए हैं। और कुछ लोगों से हमने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सभी प्रकार से हमने वार्ताएं की हैं। हमें उम्मीद है कि ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से इन्वेस्टर्स मीट को लेकर आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मीट यहां पर रखी गई, क्या कुछ खास इस कार्यक्रम में नजर आया? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि धामी सरकार जो लगातार काम करती है वो एक के बाद एक लक्ष्य अपने निर्धारित करती है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फिर आगे की रणनीति बनाती है और उस पर प्रयास करती है। इसी पर अब ये कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर समिट का लक्ष्य राज्य सरकार के सामने है, जिसमें राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी और इस इन्वेस्टर के माध्यम से ही राज्य की जो प्रमुख समस्या रही है पलायन, उस पर विराम यहाँ पर लग पाएगा। तो उसी के लिए प्रचार प्रसार के लिए अब ये कह सकते हैं कि धामी सरकार ने जो मीडिया के जो माध्यम है उन मीडिया के प्लेटफॉर्मों से सभी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। अभी तक टीवी चैनल या प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था या सूचना के जो डिश टीमें हैं उनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है। ऐसे में धामी सरकार ने ये कह सकते हैं जो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन सभी से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करने के लिए कहा ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेशक आ सके, राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके और उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को मिल सके। उत्तराखंड सरकार ने जो लक्ष्य चुना है, अभी वर्तमान में जो इन्वेस्टर समिट होनी है 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो इन्वेस्टर समिट होनी है उसमें 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य राज्य सरकार की तरफ से चुना गया है, जिसमें कह सकते हैं कि लगभग 80% के करीब राज्य सरकार अपना उस लक्ष्य को पा चुकी है और अब बाकी के लक्ष्य या उसके ऊपर की जो कोशिश राज्य सरकार की उसको पाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से 2025 तक उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने की जो अभी लक्ष्य जो चुना गया उस लक्ष्य पर आगे बढ़ने का काम धामी सरकार कर रही है और उसके लिए जो भी प्लेटफॉर्म होंगे उन प्लेटफॉर्मों पर चलकर धामी सरकार इस राज्य को विकसित राज्य, चौमुखी विकास संपन्न राज्य बनाना चाहती है और उसके लिए हर व्यक्ति का जो सहयोग है उस सहयोग को लेने का काम इस समय राज्य सरकार कर रही है। जी बिल्कुल अभय, तो जिस तरह से यहाँ पर आपने जानकारी दी है 8 और 9 दिसंबर को लेकर तैयारियां भी तेज हैं और साथ ही साथ 2 लाख करोड़ के निवेश की भी बात की गई है। क्या कुछ खास रहने वाला है? साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की यदि हम बात करें तो आज क्या जिम्मेदारी इनको दी गई? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप इस रूप में समझ सकते हैं कि हर यूट्यूबर्स या जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनका अपना एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क के माध्यम से अगर इस इन्वेस्टर समिट का प्रचार प्रसार होगा तो उत्तराखंड राज्य की जो खूबसूरती है, उत्तराखंड राज्य की जो बहुमूल्य जो वन संपदा या दूसरी जो संपदाएं वो दुनिया के हर कोने पर पहुंचेगी और ये वो माध्यम है जो कम समय में ज्यादा उत्तराखंड राज्य को प्रसारित कर सकते हैं। इसलिए इस माध्यम को चुनने का काम मुख्यमंत्री धामी की तरफ से किया गया। सभी से आह्वान यहाँ पर किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इस इन्वेस्टर समिट का प्रचार। जी बिल्कुल अभय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से इन्फ्लुएंसर्स को लेकर भी जिम्मेदारी दी गई है और प्रचार प्रसार को लेकर जिम्मेदारी इन्फ्लुएंसर्स मीट में तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को दी गई, जिससे प्रचार प्रसार किया जा सके। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एसएस संधू ने एफआरआई परिसर में पहुंचकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, अतिथि गणों के आवागमन के लिए रूट प्लान स्थापित करने के साथ ही साथ सिटिंग व्यवस्था, जलपान, भोजन, पार्किंग स्थल सहित अन्य व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को काम पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया गया कि आवागमन रूट सहित समस्त व्यवस्थाओं को सुगम बनाया जाए। इस दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लेआउट के अनुरूप सभी काम जल्द पूरे किए जाएं। प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के आयोजन को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इन्वेस्टर समिट से जहां राज्य में विकास होगा, वहीं पहाड़ों में भी पलायन की जो समस्या थी उस पर विराम लगेगा। राज्य के लिए यह इन्वेस्टर समिट किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विजन रखा है, उसी के अनुरूप आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी के तहत हमारे राज्य में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। और ये समिट जिस प्रकार से देश और विदेश के लोगों ने, उद्योगपतियों ने उत्तराखंड के प्रति जो रुचि दिखाई है, ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के विकास के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। और मुझे लगता है कि जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, वो पलायन पर भी इससे रोक लगेगी और पहाड़ों में अपने घर में ही हमारे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी और जो सबसे बड़ी समस्या उसका भी निदान होने वाला है और राज्य के विकास में 4 चांद लगने वाले हैं। अगली खबर डोईवाला से है, जहां दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं सरकार ने सभी विभागों को काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते सभी विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि डोईवाला में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक लोक निर्माण विभाग सड़कों को दुरुस्त कर रहा है, तो वहीं एसडीएम ने बाजार और दीवारों की साज सज्जा के साथ ही उन्हें सजाने में जुटा हुआ है। एसडीएम ने एयरपोर्ट से लेकर भानियावाला तक, डोईवाला तक सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी विभागों को कल शाम तक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हमने फिलहाल इनको आज और कल का टाइम दिया है, जिसमें हम लोग बोथ चेंज कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण का अन्य काम कर रहे हैं और एक सेंट्रल मीडियन तैयार कर रहे हैं। निर्देश यही है कि कल तक मैक्सिमम हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए। हाँ, उसमें लगभग पूरा काम हो चुका है। लास्ट का एक फिनिशिंग पैचेस जो बचे हैं उसको आज हम निरीक्षण करके वो ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं और उसके निरीक्षण में जो भी पाया जा रहा है, ऑन द स्पॉट इनको वो रेक्टिफाई करने को बोल रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जीत पर विश्वास जताया है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इंतजार सिर्फ मतगणना और परिणाम का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 5 में से 4 राज्यों में जीत का विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता परिवर्तन चाहती है, जिसके तहत तमाम मीडिया एग्जिट पोल में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न एजेंसियों की ओर से किए गए एग्जिट पोल के नतीजे गुरुवार को सामने आए हैं, जिनमें ज्यादातर आंकड़ों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, जबकि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। तो वहीं मिजोरम में सत्तारूढ़ एमएनएफ को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जब उत्तराखंड का एग्जिट पोल आ रहा था, तब भी उन्होंने यही कहा था कि भाजपा ही विजयी होगी। अब भी यही कह रही है, हर राज्य में बीजेपी की ही सरकार होगी। नहीं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उत्तराखंड के भी एग्जिट पोल जब आ रहे थे तब भी मैंने यही कहा था, आज मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। हर राज्य में भाजपा की जीत होगी? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बनेगी। नहीं, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और
उत्तराखंड के भी एग्जिट पोल जब आ रहे थे तब भी मैंने यही कहा था, आज मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। हर राज्य में भाजपा की जीत हो। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज विकासनगर के नेहरू रिजॉर्ट में अनुसूचित जनजाति मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कि उत्तराखंड के 5 जनजातियों ने प्रतिभाग किया। भाजपा ने इस सम्मेलन में टिहरी सांसद सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को सही मायने में बीजेपी वालों ने सरकार और संगठन में उचित प्रतिनिधित्व दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एसटी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है और इस बार जनजाति समुदाय के लोग मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष समाज के हर वर्ग को जोड़ने की दृष्टि से हमने तय किया था हमारी जनजाति के जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मेलन दोनों स्थानों पर करेंगे। गढ़वाल संभाग का आज यहाँ संपन्न हुआ और 9 तारीख को हम कुमाऊं संभाग का कार्यक्रम करेंगे। उसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी उसमें आगमन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस कार्यक्रम में रहना होगा। आज क्योंकि का सेमिनार नहीं हो पाए, लेकिन पूरे आज की रिपोर्टिंग हम उस तक करेंगे। समाज के हर वर्ग को जोड़ने का विषय और जनप्रतिनिधि नीचे तक गांव तक केंद्र की राज्य की सरकार की योजना को पहुंचाएं, ये दृष्टिकोण के कार्यक्रम है। मुझे बहुत पसंद है कि आज के इस सम्मेलन में हमारे सभी पार्टी के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सभी सम्मेलन उपस्थित हुए। यहाँ के सांसद भी आई हैं, यहाँ के विधायक भी आए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जनजाति क्षेत्र भी आई है और बड़ी संख्या में जनजाति क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रशासन की ओर से उत्तराखंड के प्रवेश द्वार में ईजाबेड़ी महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां महिलाओं के उत्थान को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई, उनका सम्मान हुआ। वहीं प्रशासन की ओर से खाने के पैकेट में खराब खाना मिलने की वजह से महिलाओं ने उसे फेंक दिया। प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए खाने के पैकेट में खाना बासी था। कई जगह कूड़े और सड़क के किनारे खाने के पैकेट दिखाई दिए। खाने के पैकेट के ढेर के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। महोत्सव में शामिल लोगों ने कहा कि जब प्रशासन को बजट खपाना ही था तो पैसे बांट देते। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने अपनी कुशलता का परिचय दिया है। पुलिस ने शीशे के छोटे टुकड़े को 2 अज्ञात शवों के मामले में खुलासा किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले थाना वसंत विहार में 2 अज्ञात शव मिले थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच की शुरुआत की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों की मृत्यु किसी वाहन की टक्कर लगने से हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। मौके से पुलिस को वाहन के शीशे का एक टुकड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एक के बाद एक कड़ी सुलझाते हुए वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। जिन परिस्थितियों में मिली थी वो, और हमें भी था कि इसका आंसर निकालना हमने कि ये किन परिस्थितियों में ऐसा क्या हुआ। पीड़ित परिवार है जिसको करीब दर्जनों गाड़ियों में हमने जो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उसकी ओनरशिप और उसकी ड्राइविंग कौन करता है, किन कारणों से कहाँ जाता है, सबके फिर हमने कॉल डिटेल एनालिसिस और उसके बाद एक इंट्रोगेशन स्टार्ट करी। फिर इसको ट्रैक करते करते हमने एक जो टाटा की जो गाड़ी बता रहे हैं, ये सुपर कैरी लोडर था जो सहारनपुर का था, इसमें शाहरुख वो चला रहा था। और जैसे ही पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए तो वो फरार भी मतलब गायब हो गया। इसके आधार पर जब उसको पकड़ा गया तो समस्त घटनाक्रम ये निकला कि उसके द्वारा तेज़ गति से गाड़ी चलाई जा रही थी सुबह के प्रातः के वक्त, और हल्की धुंध होने के कारण वह दोनों जो पुरुष और महिला को नहीं देख पाया और उसे जोरदार टक्कर लग गई। टक्कर के उपरांत महिला जो है नाले में उसके बाद गिर गई थी। और इसके बाद जैसे ही उतर के गया देखने के लिए तो इसने देखा कि वहाँ पर व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। करीब दर्जनों गाड़ियों में हमने जो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उसकी ओनरशिप और उसकी ड्राइविंग कौन करता है, किन कारणों से कहाँ जाता है, सबके फिर हमने कॉल डिटेल एनालिसिस और उसके बाद एक इंट्रोगेशन स्टार्ट करी। फिर इसको ट्रैक करते करते हमने एक जो टाटा की जो गाड़ी बता रहे हैं, ये सुपर कैरी लोडर था जो सहारनपुर का था, इसमें शाहरुख वो चला रहा था। और जैसे ही पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए तो वो फरार भी। और उसके बाद खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मंजीत अपने गांव बैरमपुर पहुंचे हैं। बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे हुए थे। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार केंद्र और राज्य सरकार ने इन मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता पाई है। फिलहाल सभी मजदूर सकुशल बाहर आए हैं। साथ ही सभी मजदूर सुरक्षित अपने अपने घरों पर भी पहुंचे हैं। और हमारे साथ मंजीत जुड़ चुके हैं, हमारे साथ संवाददाता राम जी भी लाइव जुड़ चुके हैं। जी राम जी,
मैं चाहूंगी आप मंजीत से बात कराएं और उनसे जानने का प्रयास करेंगी कि 17 दिन जो उन्होंने सुरंग में बिताए हैं किस तरह से बिताए और आज कैसा महसूस कर पा रहे हैं। मंजीत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से मंजीत मेरे साथ में बैठे हुए हैं, आइए मंजीत से बात कर लेते हैं कि मंजीत आज घर पे आ चुके हैं, माँ के गले लगे हैं। माँ भी अपने आंसू नहीं रोक पाए, जिस तरीके से पूरा परिवार, अमला, प्रशासनिक अमला, सारे इलाके के बुजुर्ग, बच्चे सब आए, सब रो रहे थे देख के। और आप 17 दिन, जो लगभग 17 दिन टनल में फंसे रहे, इस तरीके से खाने पीने की व्यवस्था हुई, यहाँ माँ भी रो रही थी। दिवाली का पर्व था जिस दिन आपका फोन आया कि अब टनल में फंस गए, भैया दूज भी रह गया, रक्षाबंधन को गए थे, क्या कहेंगे? तो पूरा भूल ही जाएंगे। अब घर पे आ गए, इसलिए कोई हमें चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो पहले और दूसरे दिन से इन दिन में कैसे हुई है, दिन के जो पहला और दूसरा दिन था बहुत ही हमारे लोगों के लिए, क्योंकि कोई कॉन्टेक्ट बाहर से नहीं हो पा रहा था। बाहर कैसे भी कॉन्टेक्ट हो जाता है अगर एक अंदर, तो हमें भी हिम्मत मिलती है। तो देख सकते हैं कि मंजीत जो है अपने घर भैरमपुर गांव पहुंच चुका है और प्रशासनिक अमले के साथ जो मंजीत है, मंजीत के पिता उतर रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, जो मंजीत के पिता हैं उतर रहे हैं, वही ठीक मंजीत हमारे गाड़ी में बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि मंजीत जो है घर आ चुके हैं। क्या भयावह स्थिति थी वहाँ पे, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं घर आने पे? अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज अपने घर आ रहे हैं, अब 19वें दिन के बाद अपनी माता जी के दर्शन कर रहे हैं, गांव के दर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गांव वापस लौटे थे, फूल मालाओं के साथ मंजीत का स्वागत किया गया और उसके साथ ही साथ मंजीत को लेकर उनके पिता वापस घर लौटे थे। टेलीविजन पर कई बार उनकी माताजी सामने आई थी और उनका कहना था कि दिवाली, और हमारे साथ लगातार मंजीत भी बने हुए हैं, संवाददाता राम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी राम जी, जिस तरह से तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी, गांव वाले तमाम लोगों ने फूल माला पहनाकर मंजीत का स्वागत किया था। 17 दिन जो कठिन परिस्थितियों में मंजीत ने गुजारे हैं, उसमें कैसा महसूस किया और आज जब अपने घर पहुंचे हैं तो घर पहुंचकर कैसा लग रहा है? जी मैडम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, त्योहार है हमारे यहाँ। दीपावली भी आज ही है और भैया दूज भी आज ही है यहाँ, और हम बहुत खुश हैं। हमारे घर के लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं और हम अपने खुशी के आंसू रोक नहीं पाए। जब मम्मी को देखा तो आंसू अपने रोक नहीं पाए। हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आप आज अपने घर सेफली पहुँच के बहुत ही ज्यादा मैडम खुश हैं। जी बिल्कुल मंजीत, जो 17 दिन आपने उस सुरंग में गुजारे थे, कहीं से उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। सबसे पहले तो किस तरह से वहां पर दिन आप गुजारते थे और क्या कहीं हिम्मत टूटती भी नजर आई जब लगा कि इस सुरंग से बाहर निकलना नामुमकिन है? मैडम, पहले 1-2 दिन तो ऐसा लगा हमें, जब बाहर से कांटेक्ट नहीं हुआ तो हमें ऐसा लगा कि अब क्या होगा, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। अगर कांटेक्ट नहीं हो पाया बाहर से तो ऐसे हम कब तक जिंदा रह पाएंगे अंदर में, हमारा ठिकाना नहीं था कि हम कब तक जिंदा रहेंगे। अगर बाहर से कांटेक्ट नहीं हमारा हो पाता तो हम लोग सेफली बाहर नहीं निकल पाते मैडम। जी मंजीत, इसके अलावा मन में आपके किस तरह के ख्याल आते थे, किसकी याद ज्यादा सताती थी? सर मन में ख्याल तो हमारे बस यही आती थी, हमारी 2 बहनें हैं छोटी, उनकी ज्यादा याद आने लगी थी, क्योंकि हमारे भाई भी एक्सपायर हो गए थे, हम ही अकेले बच्चे थे और हम सोचते थे अगर हमें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा और कैसे घर रहेंगे, क्या करेंगे। सर मैडम, यही सोच के हम परेशान 2 दिन रहे थे। फिर बाद में जब बाहर से कोई एक्टिविटी हुई और बाहर से आवाज आई, कांटेक्ट हुआ बाहर से, तो हमारी जान में जान आ गई। तब हम बहुत खुश हुए, क्योंकि बाहर से काम चालू हो गया था तो हम सोच लिए और अंदर के लोगों ने भी हिम्मत देना शुरू कर दिया, तो हमें कोई चिंता नहीं थी। तो हमें बस यही था कि जिस दिन भी निकलेंगे सेफ निकलेंगे और अपने घर जाके अपनी माँ बहन से मिलेंगे, किसी ना किसी दिन तो निकलेंगे। 17 दिन हो जाए या 1 महीना हो जाए या 1.5 महीना, निकालेंगे जरूर बाहर। हमें उत्तराखंड के पुलिस के शासन पे बहुत ही विश्वास था कि
निकालेंगे हमें। जी बिल्कुल, विश्वास आपको पूरा बना हुआ था कि बाहर आप जरूर निकलेंगे, लेकिन जिस तरह से बार बार अड़चनें सामने आती थी, रास्ता कई बार आपके बहुत करीब पहुंच जाता था और उसके बाद कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती थी, जिस तरह से ऑगर मशीन के टुकड़े टूट गए थे, क्या ये तमाम जानकारी आप तक पहुंच रही थी और इसके बाद मन में किस तरह के ख्याल आते थे? कि मैडम बाहर की एक पल की हमें खबर बाहर अंदर मिलती रहती थी कि आज यहाँ मशीन के ऑर्गन टूट गए हैं, यहाँ पैप आके फंस गया है, ऊपर से ड्रिलिंग चालू है और बगल से ड्रिलिंग चालू है, ये सारी खबर हमें मिलती रहती थी मैडम पल पल। जी बिल्कुल। तब भी हम लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, जो मुट्ठी बंधी हमारी थी जैसे सब लोगों की, वो बंधी तो बंधी ही रही। और किसी को अगर घबराहट या कोई भी था तो सब लोग मिलकर उसको एक साथ बैठकर तो हिम्मत देते थे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना किसी को 17 दिन में किसी को नॉर्मल बुखार भी नहीं आया वहाँ। और एम्स हॉस्पिटल में जब हम लोग गए थे तो वहाँ बहुत सी पूरे बॉडी की जांच की गई है हमारी, एक पार्ट की हमारी जांच की गई है, तब भी सब लोगों के 41 लोगों की गई है जी। उसमें किसी को एक पॉइंट भी कोई बीमारी नहीं। जी बिल्कुल मंजीत, तो आपकी बहादुरी की तो दाद इस समय पूरा देश दे रहा है, जिस तरह से आपने एकजुटता बनाए रखी और हिम्मत बनाए रखी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बार बातचीत होने लगी थी तो आपको पल पल की जानकारी मिलती थी, दिन में कितने बार आपकी बात होती थी, और साथ ही साथ जब निराशा लगती थी तो क्या डॉक्टर्स से भी आपकी बात कराई जाती थी, या किस तरह के निर्देश आप लोग को दिए जाते थे अंदर रहने के लिए? जी मैडम, हमारी डॉक्टर से भी बात कराई जाती थी। डॉक्टर दिन में 1-2 बार पूछते थे कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, तो मैडम हम लोग उनसे बताते थे कि कोई परेशानी किसी को नहीं। और हमारे जो सीनियर थे वहाँ के सबा सर थे और सबा अहमद को तो आप जानती होंगे, और ये नेगी गब्बर सिंह नेगी थे, ये वहाँ के टीम लीडर थे और सबको एक यही बात करते थे बाहर से। और तो जैसे ही बात बाहर से कोई खबर आती थी सर ये बताते थे सब लोगों को कि चिंता ना करो कि ये काम चल रहा है और हम लोग आज या कल जल्दी ही निकलेंगे। सर ऐसे ही आज कल करते करते हम लोगों के बहुत दिन बढ़ते गए, तो हम लोगों को भी हिम्मत मिलती गई कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल निकलेंगे तो निकलेंगे। जी बिल्कुल मंजीत, इसके अलावा 17 दिन आपने वहां पर कठिन परिस्थितियों में काटे हैं, क्या नियम, क्या दिनचर्या रहती थी, दिन भर क्या करते थे? दिन भर जी मैडम सुबह उठ के जाते थे वॉकिंग को और वहाँ योगा भी कराते थे उनसे, क्योंकि हम फिट रहें और कोई बॉडी में स्ट्रेस ना रहे। फिर बाद में टाइम पास करने के लिए वहाँ मैडम मोबाइल में एंटरटेन होने लगे थे। जब तक मोबाइल चल रहा मोबाइल में एंटरटेन करते रहे। फिर बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था हमारा, 10 दिन तक मोबाइल स्विच ऑफ रहा, 10 दिन तक स्विच ऑफ रहा मोबाइल। तो उससे हम लूडो वहाँ बना के कांपी में खेलते थे और एक फाइल थी वहाँ पे, उसको फाड़ कर हम लोगों ने कलम से लिखकर उसमें ताश के पत्ते बनाए थे, वो खेलते रहते थे दिन भर। थोड़ा टाइम पास करने के लिए ऐसे टाइम पास करते थे। फिर बाद में जब हमारा पाइप आ गया जी, पाइप आ गया तो मैडम रखते हैं हम लोगों तो चार्जर मिल गए और कपड़े लत्ता वगैरह ये जो सब सामान है सब मिलता गया जी बिल्कुल। उससे ही इंटरटेन है हम लोग होते रहे और हिम्मत भी हम लोगों की बनी जी बिल्कुल। मंजीत, एक बार फिर से आपकी हिम्मत को सलाम करना चाहूंगी, आपकी बहादुरी को दाद देना चाहूंगी और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप इस समय सुरक्षित हैं। इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।